Hello friends, good evening. You're most welcome to our YouTube channel. It's easy to learn 138. हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आत्मसात यानी हमेशा के लिए अपने दिमाग में नोट कर लें, ताकि किसी भी एग्जाम्स में ये सवाल आए तो आप बुलेट की तरह आंसर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अग्नाशयी रस किस प्रकृति के होते हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि क्षारीय। अग्नाशयी रस का पीएच मान 8.4 होता है। यह बाइकार्बोनेट आयनों की उच्च सांद्रता के कारण क्षारीय प्रकृति का होता है। यह वसा, प्रोटीन एवं शर्करा के पाचन में सहायक होता है। इसमें अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज जैसे एंजाइम्स होते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी घट जाएगा, ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ एवं घट जाएगा, मतलब पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा, ऑप्शन डी क्रमशः घट एवं बढ़ जाएगा, मतलब पानी का क्वथनांक घट जाएगा और हिमांक बढ़ जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि क्रमशः बढ़ एवं घट जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ एवं घट जाएंगे। दोस्तों, जो फैक्ट्स मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूं वो भी काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कभी कभी यही फैक्ट्स आपको सवाल के रूप में भी देखने को मिल सकते हैं। तीसरा सवाल है, वायरस के कारण पैदा होने वाला रोग है? ऑप्शन ए चेचक, रेबीज, ऑप्शन बी टिटेनस, खसरा, ऑप्शन सी मलेरिया, हैजा, ऑप्शन डी प्लेग, निमोनिया। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि चेचक, रेबीज। चेचक वेरियोला विषाणु तथा रेबीज लायसा विषाणु द्वारा होता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज वैक्सीन को लुई पास्चर ने विकसित किया था। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2007 से हुई थी। चौथा सवाल है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर का क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ऑप्शन बी रदनक, कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ऑप्शन सी रदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ऑप्शन डी कृंतक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आइए दांतों के इस क्रम को हम अंग्रेजी में भी जान लेते हैं। कृंतक को अंग्रेजी में इंसीजर कहा जाता है, रदनक को अंग्रेजी में कैनिन कहा जाता है, अग्रचवर्णक को अंग्रेजी में प्रीमोलर कहा जाता है, चवर्णक को अंग्रेजी में मोलर कहा जाता है। पांचवा सवाल है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसन कर्षण यानी खिंचाव के कारण पहुंचता है। यह चूसन कर्षण किस कारण से होता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी अवशोषण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि वाष्पोत्सर्जन।
वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है। छठा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अदरक का जननांग है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी बीज। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि तना। अदरक के तने से नए अदरक के पौधे का निर्माण होता है। सातवां सवाल है, कपास के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए आंतरिक फल भित्ति से, ऑप्शन बी बाह्य दलपुंज से, ऑप्शन सी बीज चोल से, ऑप्शन डी फल भित्ति से। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बीज चोल से। कपास के बीज के चोल में बाह्य उपत्वचा की कोशिकाएं लंबी होकर रेशे का रूप धारण कर लेती हैं, जिसे कपास के रेशे कहा जाता है। आठवां सवाल है, डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? ऑप्शन ए 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता के कारण, ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र की 30 सूत्रता के कारण, ऑप्शन सी पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, ऑप्शन डी स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण। मानव में 21वीं गुणसूत्र की त्रिसूत्रता एक आनुवांशिक बीमारी जनित करती है, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। नौवां सवाल है, प्रतिस्थ अंकुरण किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए जलीय पौधों की, ऑप्शन बी मरुस्थलीय पौधों की, ऑप्शन सी मैंग्रोव पौधों की, ऑप्शन डी झाड़ियों की। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि मैंग्रोव पौधों की। मैंग्रोव पौधे दलदली मृदा में उगते हैं। 10वां सवाल है, किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? ऑप्शन ए वाटर लिली, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी ऑर्किड। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि कैक्टस। जैसा कि हम जानते हैं, कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है और ये ऐसा इसलिए करता है ताकि ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा जल के ह्रास को रोक पाएं। रात में रंध्रों को खुला रखकर ये प्रकाश संश्लेषण के कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर लेते हैं। 11वां सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चलता है? ऑप्शन ए वायु से जल में, ऑप्शन बी वायु से कांच में, ऑप्शन सी जल से कांच में, ऑप्शन डी कांच से जल में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कांच से जल में। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। 12वां सवाल है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए Fe यानी कि लोहा, ऑप्शन बी Na यानी कि निकेल, ऑप्शन सी Mo यानी कि मॉलिब्डेनम, ऑप्शन डी Pt यानी कि प्लैटिनम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि निकेल। तेल में असंतृप्त द्विआबंध होते हैं। जब वनस्पति तेलों यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो संतृप्त हाइड्रोजन बनता है और इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तेरहवां सवाल है, स्थिर अवस्था में द्रव। ऑप्शन ए
केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। ऑप्शन बी केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। ऑप्शन सी सभी दिशाओं में दबाव डालता है। ऑप्शन डी केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी दिशाओं में दबाव डालता है। चौदहवां सवाल है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। तीसरा, प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है। चौथा, प्रतिबिंब आभासी होता है। ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन बी पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा और तीसरा। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है और प्रतिबिंब आभासी भी होता है। 15वां सवाल है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय इसके। ऑप्शन ए भ्रूण, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी मुर्गी का अंडा, ऑप्शन डी युग्मज या युग्मनज। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि भ्रूण। भ्रूण एक बहुकोशिकीय संरचना होती है जो युग्मनज में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनती है। 16वां सवाल है, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 10⁴, ऑप्शन बी 10⁵, ऑप्शन सी 10⁻3, ऑप्शन डी 10�6। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 10⁵। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और बल एक सदिश राशि है तथा बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 17वां सवाल है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? ऑप्शन ए 996 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 664 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 166 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 332 मीटर प्रति सेकंड। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड। ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 18वां सवाल है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 11.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 11.2 मिलीमीटर प्रति सेकंड। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आइए जानते हैं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए और पुनः लौटकर पृथ्वी पर वापस न आए। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। 19वां सवाल है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शनि एवं बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन बी मंगल एवं बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी
पृथ्वी एवं मंगल ग्रह, ऑप्शन डी शनि एवं यूरेनस ग्रह। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि मंगल एवं बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रहों का निर्माण भारी धातुओं से हुआ है। इनका आकार सैकड़ों किलोमीटर से लेकर सूक्ष्म भी हो सकता है। वर्तमान में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है, जिसका व्यास लगभग 952 किलोमीटर है और ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। आज का आखिरी सवाल यानी कि 20वां सवाल है, सोनार तकनीक किस काम में ली जाती है? ऑप्शन ए जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। ऑप्शन बी वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। ऑप्शन सी जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए। ऑप्शन डी वायु में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। आइए जानते हैं सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, हैव अ गुड लक। अपना और अपनों का ख्याल रखें।